Hi everyone, this is Preeti Bedi from Persona Consultants and your immigration advisor for Canada Permanent Residence Program. और सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड जितने भी लोग इस टाइम पे कनेक्टेड हैं या होने वाले हैं उन सभी को पर्सोना की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। एंड आई विश कि ये जो साल है आपका 2021 ये प्रस्पेरस रहे, हेल्थ लेके आए, क्योंकि लास्ट जो 2020 रहा वो सभी को पता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग था कहीं ना कहीं। लेकिन आई बिलीव कि हर साल जो है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन होते हैं। बहुत कुछ सीखा हमने इस ईयर 2020 में कि किस तरह से सर्वाइव करना है, एक्स्ट्रा केयर करनी सीखी चीज़ों की, जिन चीज़ों के लिए हम बहुत ही इग्नोरेंट थे। बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, कई बार वो कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें, लॉकडाउन को आई थिंक सर्वाइव करना दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि घर में लॉक हो जाना दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट ऑफ 2020। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से निकल के आज हम 2021 में पहुंचे हैं। एंड मैं लाइक वी ऑल होप कि ये 2021 जो ईयर है ये सभी के लिए अच्छा हो और आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ जो है वो सही रहे। वेरी हैप्पी न्यू ईयर कुलविंदर जी, मंजीत जी गुड इवनिंग, रामदिता जी हैप्पी न्यू ईयर। सो बहुत सारा प्यार और सपोर्ट आपने दिया पर्सोना को साल 2020 में, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं आपका। और 2021 में अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तो इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। एंड वी ऑल्सो कहीं ना कहीं हम भी अपने तरफ से कमिटेड हैं कि आपको एक सही सर्विस, सही गाइडेंस प्रोवाइड करते रहें जो भी लोग माइग्रेट करने के इच्छुक हैं। सो लोग जुड़ रहे हैं एंड टॉपिक जैसे आप देख सकते हैं कि कैनेडा पीआर का मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमारा टॉपिक है। आज बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट आई थिंक बिजी होंगे सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए आई थिंक द मोस्ट बिगेस्ट ड्रीम आई कैन से इज टू सेटल इन कैनेडा। हर पर्सन का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। समवन वांट्स टू लिव हियर, समवन वांट्स टू माइग्रेट टू सम अदर कंट्री को लेके भी लोगों के डिफरेंट चॉइसेस हैं। किसी को ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है, किसी को न्यूजीलैंड अच्छा लगता है, somebody likes कनाडा, यूके। सो अगर हम ओवरऑल बात करें, हाँ जी भंवरजीत सिंह जी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हरजीत जी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को एक बार फिर से वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो मैं बात कर रही थी कि कंट्री की अगर हम बात करें तो हर पर्सन की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है कंट्री को लेके। लेकिन जब बात आती है कनाडा की तो बहुत सारे आप कहेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट टू माइग्रेट टू कनाडा। उसका रीज़न मैं शेयर करना चाहूँगी आप सभी से कि जो 2020 में लॉकडाउन में जिस तरीके से कनाडा ने अपने स्टूडेंट्स को कहें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो उनके परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं, जिस तरीके का सपोर्ट देखने को मिला ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल था। ऑल्दो हर कंट्री जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर की अपने सिटीजन्स की, अपने जो रेजिडेंट्स हैं। लेकिन कनाडा ने एक बहुत ही डिफरेंट वे में अगर हम बात करें, जो इवन स्टूडेंट्स भी थे, जो टेम्प्रेरी वीज़ाज पे थे, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो कहीं ना कहीं वो कनाडा से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं कि अगर वो कनाडा माइग्रेट करेंगे तो वहाँ पे उन्हें एक सिक्योरिटी फील होती है, हेल्थ की जो बेनिफिट्स हैं, बच्चों के स्टडीज़ को लेके बेनिफिट्स हैं, जो ऑलमोस्ट मैं बिलीव करती हूँ कि हर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सारी परसेंटेज जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है कनाडा में। पुरी जी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंजल जी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड कुमार राज जी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो ये वजह है कि कनाडा में सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि कनाडा में माइग्रेशन के लिए लोगों ने 2020 में हमसे कौन से सबसे ज़्यादा आई वुड से कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहे, और मोस्ट ऑफ द लोगों के यही कंसर्न्स थे सेम। तो जितना हो सका है मैंने अपनी तरफ से शॉर्टलिस्ट किए हैं। लेकिन आज इस सेशन में अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको लेकर आप आज तक डाउटफुल हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी वजह से आप कनाडा के लिए पीआर कैसे ले सकते हैं, कोई प्रोसेस में आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिल रही है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कन्फ्यूजन, तो आप मुझे इसी टाइम पे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं बात करूंगी सबसे पहला क्वेश्चन जो रहा दैट वाज अबाउट द एलिजिबिलिटी,
कि आर वी एलिजिबल टू गेट कैनेडा पीआर. नाउ दिस वाज वेरी डिफिकल्ट आई बिलीव टू आंसर. जब पर्सन की प्रोफाइल हाथ में ना हो, कोई प्रोफाइल के पैरामीटर्स जो होते हैं या फैक्टर्स होते हैं वो ना हो, एंड एवरीबडी वांट्स टू नो कि इफ वी कैन माइग्रेट टू कैनेडा. यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर वो स्किल्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर हैविंग मास्टर्स, दे आर हैविंग सम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है और आइल्स कर सकते हैं ओवरऑल 6 के साथ, तो आप माइग्रेट कर सकते हैं. बट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल एट दिस मोमेंट. अगर हम बात करें इस टाइम पे बहुत सारे कनाडा में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनसे पीआर मिलती है, और इसीलिए कभी भी आप हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में भी क्वालिफाई करते हो. तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको पता लगता है कि आप एक्चुअली किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं. और बहुत सारे इसमें मुझे देखने को मिला कि लोगों ने कुछ कैलकुलेटर्स आजकल ऐसे आ गए हैं ऑनलाइन जिससे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, या एवरीबडी इज जस्ट गोइंग बिहाइंड द एलिजिबिलिटी फैक्टर कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होता है इस प्रोविंस से, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से, सो मे बी वी कैन बी क्वालिफाइड फॉर दैट. लेकिन अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वो तभी मीट होती है जब आप किसी भी प्रोग्राम के वीज़ा प्रोसेस तक पहुंच सके. और साथ ही साथ ये भी देखना ज़रूरी होता है कि क्या आप सिर्फ एलिजिबिलिटी तक ही फॉल कर रहे हैं, या जो उस प्रोग्राम का कट ऑफ चल रहा है या जो करंट सिनारियो चल रहा है उसके साथ आपकी प्रोफाइल के फैक्टर्स मीट करते हैं. तो जब बात होगी एलिजिबिलिटी की, तो मैं एक शॉर्ट में क्लियर करना चाहूँगी कि +2 किए हुए लोगों से लेके मास्टर्स, पीएचडी, हर पर्सन एलिजिबल हो सकता है. डिपेंड करता है कि उनकी बाकी के प्रोफाइल फैक्टर्स किस तरीके के हैं. +2 की बात मैंने की. +2 के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनका अगर आपके पास +2 के बाद कोई एक्सपीरियंस है तो सेकेंडरी डिप्लोमास के साथ, सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जो है वो कनाडा पिक करता है. बहुत सारे प्रोविंसेस पिक करते हैं. मोस्ट ऑफ द में जॉब ऑफर्स के साथ ही आप पिक हो सकते हैं. तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि एलिजिबिलिटी जब भी बात आएगी और आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स या मास्टर्स से नीचे है, तो कहीं ना कहीं आपको फॉल करना पड़ेगा जॉब ऑफर या लीमिया के प्रोसेस में. और अगर आपकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, वो बैचलर्स और मास्टर्स से अबव है या मास्टर्स है, तो कहीं ना कहीं आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम में विदाउट जॉब ऑफर भी क्वालिफाई कर सकते हैं. तो बहुत ही सिंप्लीफाइड ये 2 चीज़ें हैं कि क्वालिफिकेशन कहीं हद तक आपका प्रोसेस विदाउट जॉब ऑफर कर सकते हैं. डिपेंड करता है अगैन कि आप किस ऑक्यूपेशन के हैं, आपका एज फैक्टर क्या है. जो लोग हमारे साथ इस टाइम जुड़े हैं और क्वेरीज दे रहे हैं वो प्लीज़ जुड़े रहें, क्योंकि मैं साथ साथ में क्वेरीज भी आंसर करने की कोशिश करूंगी. परमानेंट रेजिडेंस बट मिनिमम आइल स्कोर फॉर टीचर एंड पंजाब गवर्नमेंट टीचर शुड अप्लाई फॉर परमानेंट. बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. गवर्नमेंट टीचर्स के लिए कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. इनफैक्ट अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी वेरिफिकेशन सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं जब वो गवर्नमेंट से होते हैं तो दे कैन रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीरियंस लेटर्स, एंड नॉर्मली आपको जो है आपके हेड से वो इशू हो जाता है. वेरिफिकेशन में भी हमें आज तक ऐसे सच कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है. तो ऑल इन ऑल इट्स क्वाइट फाइन. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस. और बेटर है आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. प्राइवेट में कई बार आपको एक्सपीरियंस नहीं मिला होता है, यू डोंट गेट द सैलरी इन अकाउंट. तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के साथ आपकी पॉजिटिव ऐड हो जाती हैं. तो येस, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. कुछ क्वेरीज मुझे विजिबल नहीं भी हो पा रही हैं, सो मैं कोशिश करूँगी कि जो रह भी जाए वो साथ साथ में आंसर करूँ. तो मैं बात कर रही थी कि एलिजिबिलिटी, हाँ, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवानी है, कॉल करें at 8566028008. आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा सकते हैं. विजिट करेंगे तो हो सकता है कि मे बी बेटर आपको ऑप्शंस मिल जाए. लेकिन येस, आप किस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं ये चीज़ आपको हमारी टीम डेफिनेटली क्लियर कर देती है. एंड वी डू नॉट यूज एनी ऑफ द कंप्यूटर कैलकुलेटर्स. वी आर ह्यूमंस एंड वी ट्राई कि आपको हर तरह से कस्टमाइज्ड ऑप्शंस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हर पर्सन की प्रोफाइल दूसरे से डिफरेंट होती है. किसी के मास्टर्स के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है एक्सपीरियंस का, किसी का बैचलर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन कई बार बन जाता है. आइल्स फैक्टर होता है, किसी के स्पाउस ने आइल्स की होती है, किसी के स्पाउस ने नहीं आइल्स की होती.
या वो कंपनी नहीं करना चाहते। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि डिफरेंट हो सकते हैं आपकी प्रोफाइल में, और इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप उसके स्कोप में फॉल करें। तो हमेशा ट्राई करें कि अपना प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिकली आप किसी भी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल हो सकती है किसी प्रोग्राम के लिए, तो असेसमेंट जरूर करवाएं अपनी प्रॉपर्ली, एंड फॉर दैट फ्री असेसमेंट यू कैन कॉल अस एट 8566028008। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों का ये मेजर कंसर्न था, और आज मैं जो बात कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कनाडा पीआर एप्लीकेंट्स की बात कर रही हूँ। मैं किसी भी तरह से टेम्परेरी फॉरेन वर्कर के प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इस टाइम पे क्वेरीज नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले पीआर में ही सबसे ज़्यादा आते हैं। तो जब ये कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने तो ये तक पूछा कि क्या इस टाइम पे आप पीआर की एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं, क्या वीज़ाज आ रहे हैं। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा आंसर है कि जिनकी एप्लीकेशंस पीआर की ऑलरेडी लगी हुई थी, ऑब्वियसली वो उनकी प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं रुक गई। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको पॉज कर दिया गया, लेकिन इतनी स्लो प्रोसेसिंग थी कि रिजल्ट्स आने में अभी तक, इनफैक्ट लॉकडाउन के बाद भी लगी हुई प्रोफाइल्स और लॉकडाउन से पहले भी कई प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो लगने के बावजूद अभी तक उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि नॉर्थ रीजन से ही एप्लीकेशन ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम ले रही हैं। सो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से प्रोसेसिंग टाइम पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ा है। लेकिन वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर कि इमिग्रेशन बिल्कुल ओपन है। अभी जो क्रिसमस की ऑफ हुए थे दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो लॉकडाउन के बाद से ही ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं और इमिग्रेशन वर्क भी कर रहा है और फाइल्स भी प्रोसेस कर रहा है। तो आपको किसी भी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम में जो कि ओपन है लगाते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो डेफिनेटली प्रोसेस होगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि एक बड़ा मेजर कंसर्न था कि हम ईसीए के साथ अप्लाई करें या ईसीए करवाने तक रुकें, और सेकेंड हमने आइल्स नहीं की है अभी, सो शैल वी वेट फॉर आवर आइल्स रिजल्ट्स एंड उसके बाद ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। मैं समझती हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें जेन्युइन है कि आपके जब तक आइल्स बैन नहीं आ जाते तब तक आप अपने आप को कहीं स्टैंड नहीं देख सकते हैं कि आप किस प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूंगी कि जिन लोगों ने पहली बार आइल्स दे दिया है या फिर जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें अपना लेवल ऑफ असेसमेंट पता होता है कि क्या आप 8777 के लिए एक्चुअली स्कोर कर सकते हैं या फिर आप ओवरऑल 6, क्योंकि आई बिलीव कि जितने भी लोग आइल्स के लिए अपेयर होते हैं पीआर में, मोस्ट ऑफ द पीपल आर मैरिड। तो कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब और सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलने में डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपना पूरा फोकस आइल्स पे कर पाए। सो कहीं उसी वजह से आपको पता होता है कि आपके ओवरऑल 6 फैंस आएंगे या आप ओवरऑल 7 के साथ कर सकते हैं अप्लाई, 877 को टारगेट कर रहे हैं। सो ऐसी सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में लेके चलते हैं तो आपको अपना एक ओवरऑल स्कोर कार्ड पता होता है। और मैं मानती हूँ कि अगर आपको पता है कि आपके ओवरऑल 7 बैंड्स ही आ सकते हैं या ओवरऑल 6 आ सकते हैं, तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करें 8777 के पीछे। ट्राई करें कि ओवरऑल 6 के साथ ही अपनी ऑप्शंस फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारे लोगों ने आई बिलीव कि जब पीएनपीज ओपन थे, जब पीएनपीज विदाउट जॉब ऑफर नॉमिनेशन दे रहे थे, दे केप्ट ऑन ट्राइंग फॉर 8777. They never applied for nominations and the draw got missed. तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको लेकर चलना है कि अगर आपकी प्रोफाइल 101% एलिजिबल हो सकती है कुछ मिनिमम बैंड से, तो कोशिश करें कि अपना ईसीए, अपने डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ रेडी रखें। ये ना हो कि कल को आपका आइल्स तो हो जाए लेकिन बाकी पैरामीटर से आप वीक रहें और आप अपना प्रोफाइल अप्लाई ना करवा सके, या आपको इनविटेशन, क्योंकि कुछ एक आधे प्रोग्राम हैं जिनमें कि आप बिना ईसीए के या बिना आइल्स सर्टिफिकेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आपको जो है वो नॉमिनेशन के टाइम पे वो सबमिट करना पड़ता है, तो उस टाइम पे जाके आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स की लैकिंग की वजह से वेट करना पड़ता है, और कई लोगों के आईटीए भी एक्सपायर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट टाइम पे ना सबमिट करने की वजह से। तो ट्राई करें कि पहले से ही अपना बेस बना के रखें, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू हैव टू माइग्रेट, तो साथ साथ में अपना प्रोसेस कैरी ऑन करें और अपनी आइल्स की भी प्रिपरेशन करें। यहाँ पे एक और चीज आपको पर्सोना हेल्प आउट करता है कि अगर आप पर्सोना के साथ अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं पीआर का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीएनपी के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं या आप हमसे पूछते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम जो है वो बेटर रहेगा, एंड वी टेल यू कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम पीएनपी है विद जॉब ऑफर या विदाउट जॉब ऑफर के लिए यू शुड गो, या आप डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री में भी क्वालिफाई कर सकते हैं
provided you can have 8777 bands and you feel that yes you can go for such bands, तो कहीं ना कहीं आपको साथ में अपना प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। और बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आप आइल्स की क्लासेस जितनी भी देर आपकी आइल्स क्लियर नहीं होती तब तक पर्सोना जो है वो आपको क्लासेस प्रोवाइड करेगा। एंड आवर ट्रेनर्स आर सो गुड दैट दे कैन गेट यू बैंड्स विद इन अ मंथ अगर आप पूरा डेडिकेटेडली क्लासेस को ले। एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपका प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये भी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं पीआर के लिए उनको साथ में आइल्स भी ऑनलाइन फ्री मिलती है। आप 1 मंथ की क्लासेस लेना चाहते हैं, 2 मंथ्स के बाद एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों ही आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स तक की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट अगर आपने आइल्स नहीं किया है देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस। तीसरा बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है कि क्या हम ईसीए के बाद अप्लाई करें या ईसीए से पहले। नॉट दिस इज समथिंग जिसे मुझे लगता है कि आइल्स से ज़्यादा हम ईसीए को कई बार इंपॉर्टेंस दे देते हैं। बहुत सारे लोग पहले ईसीए की रिपोर्ट का वेट करते हैं जो कि ऑलमोस्ट हम अगर लेकर चलें तो 2 महीने तो लेती है कम से कम वैस। और अगर हम बात करते हैं IQS की तो इट कैन टेक 4 months 5 months इवन मोर देन दैट ऑल्सो। इफ यू आर लकी यू कैन गेट द सेम विद इन 3 to 4 months। तो इतना ड्यूरेशन जब हम ईसीए का लेकर चलते हैं तो कैसे वो इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि आपने किसी प्रोग्राम के लिए PNP के लिए अप्लाई किया एंड द ड्रॉ वॉज एक्सपेक्टेड इन February 2021। ईसीए आपने जो है वो नवंबर में अप्लाई किया और आपको लगा कि आप नवंबर में ईसीए आने के बाद 1.5 महीने बाद आपकी वैस की रिपोर्ट आती है, 2 महीने बाद आती है, उसके बाद आप अपना प्रोसेस सोचेंगे कि आपको उस PNP में लगाना है या नहीं। बट यू वेरी वेल नो दैट उस प्रोविंस के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अब मीन टाइम में क्या होता है कि जब तक आपका ईसीए प्रोसेस होता है आपने बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए और द मोमेंट यू गेट योर ईसीए उसके बाद ही अगले ड्रॉ में आपको लेट्स सपोज इन्विटेशन आ जाता है। नाउ यू आर लेफ्ट विद नो टाइम टू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ईसीए के प्रोसेस के टाइम को यूटिलाइज करें। वो 3 या 4 महीने जो आपके ईसीए के प्रोसेस में लगने हैं उसे यूटिलाइज करें अपना। अगर आपने जॉब ऑफर के साथ करना है तो जॉब ऑफर रिटेन करिए, LMI के साथ करना तो LMI रिटेन करिए। अगर आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम में कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट रहता है डॉक्यूमेंट्स का व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ट्राई करें कि ईसीए खुद अप्लाई ना करें। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट की ही हेल्प से या गाइडेंस से आगे चलना चाहते हैं तो अपने एंड पे ईसीए ना अप्लाई करें। इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट नो फ्रॉम माई साइड। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंसल्टेंट को अपनी प्रोफाइल जो है आपकी उसके अकॉर्डिंग ईसीए अप्लाई करना होता है। इसका बहुत ही एक बेहतर एग्जाम्पल है अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की बात करूं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स के लिए जब हम प्रोविंशियल सर्टिफिकेशन करवाते हैं दैट टाइम ईसीए का रिपोर्ट भी काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। वहाँ पे वी डिसाइड कि हमें वो आपका जो ईसीए है वो अल्बर्टा से करवाना है, लाइक IQS से करवाना है या वैस से कराना है या अदर बॉडीज से करवाना है। तो बहुत ही मेजर डिफरेंस हो जाता है बिकॉज हर प्रोविंस की रिक्वायरमेंट अपनी अपनी है। अगर आप नोवा स्कॉशिया टारगेट कर रहे हैं तो दैट वुड बी टोटली डिफरेंट। इफ यू टारगेटिंग अल्बर्टा then it's going to be different. If you're targeting other provinces तो वहां पर ECA जो है वो हमें किसी और बॉडी से करवाना है। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखकर चलें तो आपको ECA अपने एंड पे अप्लाई नहीं करना है जब आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। हाफ ऑफ द प्रोसेस इज डन बाय यू, हाफ ऑफ द प्रोसेस इज डन बाय कंसल्टेंट। तो वो कहीं ना कहीं बात नहीं बनेगी जो कि एक बिगिनिंग से आपकी फाइल को प्रॉपरली मैनेज किया जाए। तो ध्यान रखें कि अगर आपने ECA नहीं करवाया है तो पूरी गाइडेंस लें, आधा अधूरा प्रोसेस ना करें। आप वैस में कई बार पैसे खर्च देते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग यू $230 और आप वहाँ पे भी पे करते हैं। बाद में आप IQS भी करवाते हैं। तो ऑल इन ऑल आपके 30-40,000 जो हैं हम कम से कम लेके चले ECA में ही लग जाते हैं। सो ये सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है अगर आपको बिगनिंग से ही अपने प्रोग्राम की क्लैरिटी हो। उसके बाद मैं बात करूंगी ECA के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि PNP में कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में और PNP इज इट अ काइंड ऑफ शॉर्ट वे टू गेट द नॉमिनेशन एंड PR और नॉट। सो इफ आई टॉक अबाउट PNP, मैंने बहुत बार अपने लाइव शोज में कहा है कि PNP की प्रोसेसिंग टाइमिंग हमेशा बाकी प्रोग्राम से कंपैरेटिवली ज़्यादा ही रहेगी। उसका बड़ा मेजर रीज़न ये है कि हर
हर प्रोविंस के अपने अपने ड्रॉज की फ्रीक्वेंसी है, इंटरवल्स पे ड्रॉज आते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि हम 1 या 1.5 साल आराम से वेट कर सकते हैं और अपना रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना चाहते हैं, वो पीएनपीज में अप्लाई कर सकते हैं। पीएनपी इज नॉट लाइक अ मैजिक कि आपने आज अप्लाई किया और आपको विद इन अ मंथ और 2 रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके ऑपोजिट है बाकी की स्ट्रीम्स, लाइक अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, जहां आपके कल स्कोर्स अगर कंप्लीट होते हैं, आपकी प्रोफाइल अपलोड होती है और आप कट ऑफ स्कोर में फॉल कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट डे ही इन्विटेशन आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर 469 पे ड्रॉ आता है, 468 पे ड्रॉ आता है और आपको लग रहा है कि 468 पे आपने प्रोफाइल लगाई है, अगली बार ड्रॉ आता है तो आपको साथ में ही इन्विटेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा ही स्पॉन्टेनियस रहती हैं चीजें, लेकिन पीएनपी में ऐसा नहीं है। पीएनपी में ड्रॉज आने में भी टाइम लगेगा, उसके बाद नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है दैट ऑल्सो टेक्स टाइम, एंड आफ्टर दैट आप पीआर अप्लाई करते हो। तो ये सारी जर्नी जो कहीं ना कहीं है दैट इज ऑल्दो टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छी है जो 1.5 साल तक, एटलीस्ट मैं 1.5 ईयर लेकर चलती हूँ, 12 to 15 months, कि आप वेट कर सकते हैं। यू वांट द थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन बट यू आर नॉट इन अ हरी। अगर आप जल्दबाजी में माइग्रेट करना चाहते हैं तो यू शुड बी अवेयर कि कोई भी प्रोग्राम आपको कम से कम टाइम में पीआर नहीं दिलवा सकता है। पीआर, व्हेन यू ट्राइंग टू गेट द पीआर ऑफ कैनेडा राइट अवे फ्रॉम इंडिया, कम से कम भी आप लेकर चलते हैं तो 6 to 8 months इज द मिनिमम टाइमिंग। ये बहुत ही मैं कम बात कर रही हूँ सिर्फ कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट इंडिया से पीआर लेने में 12 से 15 महीने ऑन एन एवरेज लगते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क, बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस होती हैं, इमिग्रेशन भी इतनी जल्दी क्लियर नहीं करता है। इसके ऑपोजिट अगर कोई भी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम अप्लाई होता है, वहां पे हम बात करें तो रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा क्विक रहते हैं। तो यही वजह है कि पीएनपीज या पीआर दोनों ही बहुत टाइम लेते हैं। आप चाहे डायरेक्ट पीआर भी अप्लाई करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की, मिनिमम 6 months इज देयर व्हेन यू गेट एन आईटीए, और आईटीए तक का जो एक अपना जर्नी है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक 2 to 3 months एटलीस्ट, अगर आपने अपना ईसीए वगैरह करवाना है। सो दैट्स ऑल कि प्रोसेसिंग टाइमिंग्स जो है पीएनपी की वो काफी ज्यादा रहती हैं ऑल्दो, लेकिन इट कैन हेल्प यू अगर आप सही डायरेक्शन में केस लगाते हैं। गलत डायरेक्शन में केस लगाकर वेट करने से आप 5 साल भी वेट करेंगे, आपको पीएनपी में कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड दोज पीपल हु से दैट पीएनपी डोंट वर्क, इसका बड़ा ही क्लियर एग्जांपल है इमिग्रेशन प्लान में ऑलमोस्ट अब एक्सप्रेस एंट्री जितना ही पीएनपी का कंट्रीब्यूशन है। कहीं ना कहीं जो प्लान बनाया है कनाडा ने उसमें पीएनपी को बहुत ही एक मेजर शेयर दिया है कि इतने लोगों को आप इमिग्रेशन में पीएनपी के थ्रू बुला सकते हैं। तो दिस इज अ क्लियर साइन कि पीएनपी डेफिनेटली वर्क्स, लोगों को नॉमिनेशन भी मिलती है, लेकिन तरीका जो डायरेक्शन है वो होना चाहिए। सेकेंड चीज ये है कि इट इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। समटाइम्स ड्रॉज जो होते हैं वो नहीं होते हैं किसी प्रोविंस के, साल के एवरी ईयर जो है वो ड्रॉज कंडक्ट होते हैं, बट किसी साल में स्किप भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस लेके चलना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पीएनपी प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ फंड्स की। फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो फंड्स की एक पीएनपी में एक और क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा गया कि पीएनपी में अगर फाइल लगती है तो क्या वो एक्सप्रेस एंट्री में जाती है या किसी और प्रोग्राम में जाती है। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप किस पीएनपी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री लिंक पीएनपी में अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाएगी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पीआर एप्लीकेशन। सी एक्सप्रेस एंट्री पूल का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी पीआर की एप्लीकेशन को आप कह सकते हैं प्रोसेस करना है। कुछ और कोई भी किसी तरह का आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करना है, कुछ और ऐसा कुछ भी काम एक्सप्रेस एंट्री का नहीं है। उसी तरफ दूसरी जगह बात करें तो पीएनपीज का काम है कि लोगों को पूल में से सिलेक्टिवली पिक करना और वापस एक्सप्रेस एंट्री पूल में जो है वो उनकी सबमिशन करवाना सो दैट वो पीआर लेकर आ सके। कुछ पीएनपीज ऐसे भी होंगे जिसमें अगर आपने अप्लाई किया है वो एक्सप्रेस एंट्री से लिंक नहीं है तो आपको डायरेक्ट पीआर भी अप्लाई करनी पड़ सकती है। सॉरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएनपी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम फंड्स की। फंड्स का बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि कितने पुराने फंड्स हैं, कितने फंड्स चाहिए। हालांकि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत कस्टमाइज रहती हैं, आप किस प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपके फंड्स चेंज होते हैं।
मान लीजिए अगर आपने डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया है तो आपका एक फिक्स्ड आप लेकर चल सकते हैं, विच एवरीबडी नोज की दो अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मेन एप्लीकेंट सिर्फ जा रहा है तो कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, साथ में चाइल्ड डिपेंडेंस है। अप्रॉक्स अगर हम बात करें आपकी 3 से 4 की फैमिली है तो हम 13 लाख 14 लाख तक अपना एक लेकर चलते हैं। बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल आपको नहीं रहना है फंड्स के लिए, तो आपको हमेशा बॉर्डर लाइन से ट्राई करना है कि 1 या 2 लाख के फंड्स आप ज्यादा ही शो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अभी आपने टिकट फेयर भी पे करना है, बाकी सारे खर्चे भी करने हैं, तो वो कहाँ से होंगे, उसके लिए आपको एक बॉर्डर लाइन जो है वो उससे हमेशा ज्यादा के फंड शो करने की जरूरत होती है। इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, आप किसी पीएनपी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो हर प्रोविंस की भी डिमांड डिफरेंट होगी कि उनको कितने पुराने या कितने अमाउंट के फंड चाहिए, तो वो सब्जेक्ट टू चॉइस ऑफ प्रोविंस है या एलिजिबिलिटी ऑफ योर प्रोफाइल फॉर दैट प्रोविंस है, और उसके अकॉर्डिंग आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट ओवरऑल पीआर के किसी भी केस में आप लेके चलें कि 10 से लेके 11 लाख इज द मिनिमम जो हम लेके चलते हैं, हमेशा एलिजिबिलिटी से कुछ अमाउंट ऊपर, और फैमिली के केस में अगर हम जाते हैं तो 12 से 13 लाख इज द 13 lakhs आई वुड से दैट इज द मिनिमम अमाउंट विच यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव। और पुराने की अगर हम बात करें तो फंड्स डेफिनेटली पुराने होने चाहिए। 6 मंथ्स, अगर हम 6 मंथ्स बात करें एक्सप्रेस एंट्री में, तो मैं कंसिडर करती हूँ कि 6 मंथ्स हम लेके चले। हालांकि ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपके फंड्स 6 महीने ही पुराने होने चाहिए, लेकिन अगर आपके फंड्स न्यू हैं तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ फंड्स का क्वेश्चन अराइज होता है और आपको वो क्लियर करना होता है। किसी की कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है या किसी भी तरह का आपका कोई गिफ्ट मिला है आपको, उन चीज़ों को अगर आपने डीड के थ्रू प्रूफ कर दिया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वैलिडेट हो जाती हैं और आपके नए फंड्स भी, रीसेंट फंड्स भी जो हैं वो पुराने की कैटेगरी में काउंट हो सकते हैं। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, अगर आपके फंड्स नहीं है तो उस चीज़ का भी सोल्यूशन है। आपकी किसी ना किसी तरह की रिक्वायरमेंट्स गिफ्ट डीड के अकॉर्डिंग पूरी हो सकती हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा हो सकता है जो कि आपके पुराने नए फंड्स को जो है वो प्रूव कर सके कि उसका सोर्स जेन्युइन है। तो फंड्स का कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं रहता है। हालांकि आप अगर कनाडा पीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आज से 6 महीने बाद के आपके प्लान्स हैं तो ट्राई करें कि अभी से ही अपने अकाउंट में फंड्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। राइट नाउ आई एम हैविंग फ्यू क्वेरीज आई वुड लाइक टू आंसर। मिनिमम आइल स्कोर फॉर टीचर परमानेंट रेजिडेंस। टीचर्स के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए मिनिमम आइल स्कोर की बात कर रहे हैं आप। अभी मैंने बिगनिंग में यही चीज़ बोली थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके वाइफ 877 ले सकते हैं या अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, इफ शी कैन टेक 877 बैंड्स, उसके साथ आपकी प्रोफाइल के बाकी फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, एज कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, एक्सपीरियंस कितने साल का है, वो सारी चीज़ों के साथ आपका 877 में भी आपको आईटीए दिलवा सके। अगर कॉम्बिनेशन के साथ आईटीए में पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं तो लेके चलें कि कम से कम CLB 7 से 8 की रिक्वायरमेंट्स आपको रह सकती है टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और इफ यू वांट टू अप्लाई विद अ जॉब ऑफर, तो या तो 877 या फिर CLB 7। टीचर्स के लिए CLB 7 से बिलो ना आए, मतलब कि 6 सीट स्कोर के नीचे आप ना अप्लाई करें, क्योंकि विद दैट आपके रिफ्यूजल के चांसेस हो सकते हैं और आपको बेसिक चीज़ ये है कि सर्टिफिकेशन लेने में भी प्रॉब्लम आएगी प्रोविंशियल, दैट इज ऑफ टीचिंग। और दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको डेफिनेटली जॉब ऑफर्स या LMI नहीं मिल पाएंगी ऑन अ वेरी लो स्कोर, दैट इज बिलो CLB 7। आप मिस्टर राम जी, आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें टीम के साथ at 8566028008, कॉल कर लें उन्हें कल आप 9 से लेके 6 PM के बीच में, और दे विल टेल यू कि आपकी क्या स्कोरिंग रिक्वायर्ड है इन आर्ट्स। विक्रम जी, BCA किया हुआ है आपने 2016 में, 70% स्कोर्स हैं, +2, 68 नॉन मेडिकल, नो आइल्स वर्क परमिट हो सकता है, मॉम डैड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सबसे पहले तो विक्रम जी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि व्हेन योर मॉम डैड इज वर्किंग दैट मैटर्स व्हेन यू अप्लाइंग फॉर स्टडी वीज़ा। वर्क परमिट्स की बात करें या PR की बात करें, उसमें फादर और मदर की इनकम का कोई भी पार्ट नहीं काउंट होता है।
PR में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्पॉन्सरशिप में कुछ भी आपके फादर एंड मदर के फंड्स नहीं लगते हैं, तो आपकी अपनी प्रोफाइल ही काउंट होगी। 16 में BCA किया है आपने और +2 आपके जो है वो नॉन मेडिकल में है। IELTS आपके पास नहीं है, पहले तो आपको IELTS भी करनी पड़ेगी। साथ में BCA के साथ आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में डेफिनेटली कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। जॉब ऑफर के साथ यू कैन गेट गुड ऑप्शंस। तो BCA के साथ पॉइंट्स यहाँ से बनने प्रॉब्लम होंगे PNP में। आप जॉब ऑफर लेके टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम में जा सकते हैं एंड वहां पर जाने के बाद आपकी 2 साल के अंदर अंदर PR अप्लाई हो सकती है। तो आप IELTS जो है वो लेके चलें कि कम से कम ओवरऑल 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, नो लेस देन 5.5 फॉर 5 बैंड्स। Right, so I'm not able to see the other queries which were reflecting at the time of live. No issues, I will try कि मैं आपकी जो है वो queries कमेंट सेक्शन में बाद में टाइप करके रिप्लाई कर दूं। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप इनबॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी उस लाइव के नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपना नंबर शेयर कर दें, नंबर शेयर करेंगे तो टीम आपके साथ कांटेक्ट कर पाएंगे एंड दे विल टेक कंप्लीट डिटेल्स एंड विल लेट यू नो कि हमारे पास इस टाइम पे क्या बेस्ट ऑप्शंस चल रही हैं। हर टाइम पे हर ऑक्यूपेशन के लिए ऑप्शंस नहीं भी होती हैं, समटाइम्स देर आर अप एंड डाउन। कई बार टीचर्स की प्रोफाइल या नर्सेज, अभी जैसे हम बात करें तो आप सबसे ज्यादा हमारे पेज पे देख पा रहे होंगे टीचर्स और नर्सेज और ट्रक ड्राइवर्स। वाई? क्योंकि इस टाइम पे इनका प्रोसेस सबसे ज्यादा स्पीड अप है एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स फॉर द नर्सेज, नंबर ऑफ ओपनिंग्स फॉर द टीचर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स। तो टाइम के अकॉर्डिंग हर ऑक्यूपेशन की जो है डिमांड घटती बढ़ती रहती है एंड बेस्ट पार्ट ऑफ पर्सोना है कि अगर आपकी ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट कनाडा में होगी, अगर आपके सक्सेस रेट लगेगा, अगर आपका स्कोप लगेगा प्रोफाइल का, ओनली देन वी आर गोइंग टू से यस। अदरवाइज देयर मेनी क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कांटेक्ट में जिन्हें पता है कि दे आर continuously watching our live session, they're continuously having their queries, but we never say yes to them because उनके लिए हमारे पास at the moment नहीं लगता है कि कोई स्कोप बनता है प्रोफाइल का। तो that is the best part, we try to be as transparent as we can, as honest as we can with you, और यही वजह है कि आप पर्सोना पे definitely trust कर सकते हैं for Canada PR options. So thank you very much. I think I should wind up and you all would be waiting to celebrate the new year with your loved ones, your family. So have a great new year, have a great eve today and I believe कि आप सभी की जो भी dreams हैं 2021 में वो पूरी हो जाए और take care of your family. See you soon again this Wednesday.